सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी किताब वाले मामले में अपना पुराना आदेश क्यों बदला? जुडिशरी में करप्शन पढ़ाने वाले लेखकों को क्या क्लीन चिट मिल गई है या फिर किताब के कंटेंट पर देश की सबसे बड़ी अदालत अभी भी नाराज है? विनेश फोगाट का ओलंपिक मेडल ना जीत पाना राष्ट्रीय शर्म कैसे हो गया? ये जिक्र करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कुश्ती महासंघ से कौन से तीखे सवाल पूछे? केंद्र सरकार से क्या जवाब मांगा? सवाल है, क्या देश में खेल की बड़ी संस्थाएं अपने ही खिलाड़ियों से लड़ रही हैं? बात त्विषा शर्मा केस की भी करेंगे। त्विषा की सास गिरिबाला पर सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। सीबीआई की एंट्री हुई है और 10 दिन से फरार चल रहे पति समर्थ सिंह ने सरेंडर किया है। क्या इस केस में सच दबाने की कोशिश हुई? और आखिर में बात राज्यसभा चुनाव की। क्या बीजेपी अपनी ताकत और बढ़ाएगी या विपक्ष अपने लिए कुछ जगह बना पाएगा? नमस्ते, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च के अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें 3 एकेडमिक्स मिशेल डेनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार पर ब्लैंकेट बैन लगाने की बात कही गई थी। बैन इसलिए क्योंकि ये तीनों कक्षा 8 की एनसीईआरटी सोशल साइंस बुक का सिलेबस तैयार करने में शामिल थे, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर जोड़ा गया था। नया फैसला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने दिया है। दरअसल 24 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस में इस पूरे मसले पर एक रिपोर्ट छपी थी जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और 11 मार्च को अपने आदेश में कहा था कि इन तीनों लेखकों ने जुडिशरी की नेगेटिव इमेज बनाने के लिए जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है। इन तीनों एकेडमिक्स पर नाराज होते हुए कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, तमाम यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इनको एजुकेशनल कामकाज से अलग कर देना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने इस नए सिलेबस के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन अब इन तीनों की तरफ से मिली सफाई के बाद कोर्ट ने अपने आदेश के पैराग्राफ 8 को बदल दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा, हम साफ शब्दों में दोहराते हैं कि सिलेबस पूरी तरह से गैर जरूरी था। इसमें बदलाव के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक पूर्व जज की अध्यक्षता में स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई जा चुकी है। हालांकि लेखकों की तरफ से आई सफाई के बाद हम उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश वापस लेते हैं। अब यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने किताब के कंटेंट पर अपनी आपत्ति जस की तस रखी है। अदालत ने ये नहीं कहा कि पहले वाला सिलेबस सही था, बस तीनों लेखकों पर ब्लैंकेट बैन का आदेश ही वापस लिया है। बेंच ने यह भी साफ किया है कि केंद्र और राज्य सरकारें इन एकेडमिक्स के साथ काम करने का फैसला ले सकती हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम किसी भी ऐसे सदस्य से नहीं जुड़ना चाहेंगे जिसने 8वीं क्लास का वो चैप्टर तैयार किया था। कुल जमा तस्वीर, इन तीनों एकेडमिक्स को बड़ी राहत मिली है। बाकी सिलेबस पर नए सिरे से विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा, सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई है। इस समिति की रिपोर्ट आना बाकी है। जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब चलते हैं हाई कोर्ट, जहां विनेश फोगाट की याचिका पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI और केंद्र सरकार से कड़े सवाल पूछे गए। अदालत ने खास तौर पर WFI के 9 मई के उस शो कॉज नोटिस पर आपत्ति जताई है जिसमें विनेश फोगाट के 2024 पेरिस ओलंपिक से बाहर होने को राष्ट्रीय शर्म जैसा बताया गया था। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने सवाल पूछा, क्या इस महिला के साथ जो हादसा हुआ उसे राष्ट्रीय शर्म कहा जा सकता है? वो फाइनल में पहुंची और कुछ ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। बेंच ने WFI के रवैये पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि खिलाड़ी के साथ बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि विनेश जुलाई 2025 में मां बनी थी और उनके मदरहुड को उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ये मदरहुड का जिक्र क्यों आया? क्योंकि विनेश ने WFI की 2026 की एशियन गेम्स सिलेक्शन पॉलिसी को चुनौती दी है, जो इसी साल 25 फरवरी को जारी की गई थी। इसी के एक्सटेंशन में 6 मई को एक सर्कुलर आया था
जिसमें कहा गया था कि 2025 और 2026 के मेडल विनर्स ही सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा ले पाएंगे। इस सर्कुलर की वजह से विनेश पर ट्रायल का हिस्सा न हो पाने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने दिसंबर 2024 में कुश्ती से ब्रेक लिया था और जुलाई 2025 में मां बनने के चलते वो मैटरनिटी ब्रेक पर थी। इस आधार पर उन्हें 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल्स से बाहर कर दिया गया। ऐसे में अदालत ने WFI से पूछा कि इस देश में तो मदरहुड को सेलिब्रेट किया जाता है, तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? विनेश के पास कितने मेडल हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ये तो सब जानते हैं। आप बदले की भावना से काम ना करें। अदालत ने फिर केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से पूछा कि जब ये सिर्फ ट्रायल है तो आप निष्पक्ष क्यों नहीं रह सकते? जब एक खिलाड़ी देश के लिए पदक ला सकती है तो उसे ट्रायल देने से क्यों रोका जा रहा है? फिर आई भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की बात। अदालत ने कहा IOA को एक एथलीट का दर्द समझना चाहिए। कुल जमा तस्वीर, अदालत में विनेश को मिला समर्थन खेल जगत के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। बात दिल्ली हाई कोर्ट की हो ही रही है तो एक और अपडेट आपको बता देते हैं। 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों में करीब 6 साल से जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। 22 मई को जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई की और उन्हें 1 से 3 जून के बीच अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। खालिद ने अपनी मां की सर्जरी के लिए ये जमानत मांगी थी। साथ ही उन्होंने अपने दिवंगत चाचा के चेहल्लुम का भी जिक्र किया था। खालिद की इसी याचिका को 19 मई को एक निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। कहा था कि जरूरी नहीं कि हर बार बेल रिक्वेस्ट स्वीकार की जाए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मानवीय आधार पर खालिद को जमानत दे दी है। ये तो थे दिल्ली से आए अदालती अपडेट्स। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां त्विषा शर्मा केस से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। सबसे बड़ा और ताज़ा अपडेट समर्थ सिंह से जुड़ा है। समर्थ यानी कि दिवंगत त्विषा के पति। संदिग्ध परिस्थितियों में त्विषा की मौत के बाद से ही समर्थ सिंह फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमें लगाई गई थीं। इनाम भी घोषित किया गया था। 22 मई की शाम यही समर्थ सिंह काला चश्मा लगाए, हैट और मास्क पहने जबलपुर जिला अदालत पहुंचे सरेंडर करने के लिए। कुछ ही देर बाद समर्थ ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका भी वापस ले ली। हालांकि जबलपुर कोर्ट ने समर्थ सिंह को सीधे सरेंडर होने से मना कर दिया। बोला कि या तो वो भोपाल की अदालत के सामने पेश हों या फिर जांच एजेंसी के सामने। जानकारी के मुताबिक समर्थ सिंह को भोपाल ले जाया गया है। इधर त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा ने आरोप लगाया है कि समर्थ को अभी भी बचाया जा रहा है। पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल रही त्विषा की शादी 9 दिसंबर 2025 को वकील समर्थ सिंह से हुई थी। 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। सास गिरिबाला सिंह ने कहा कि त्विषा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, वो ड्रग्स लेती थी, उन्होंने खुद अपनी जान ली। वहीं त्विषा के घर वालों ने गिरिबाला और समर्थ पर उनकी हत्या के आरोप लगाए। दिल्ली से लेकर भोपाल तक विरोध प्रदर्शन किए। त्विषा के घर वालों ने यह भी कहा कि गिरिबाला सिंह क्योंकि रिटायर्ड जज हैं, इसलिए भोपाल का पुलिस प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा, इसलिए उनको अग्रिम जमानत मिल गई। इसी आधार पर परिवार ने मामले की जांच दिल्ली शिफ्ट करने और त्विषा का दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग की थी। 22 मई को खबर आई कि मध्य प्रदेश सरकार खुद इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंची, जहां गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई। MP सरकार ने कहा कि गिरिबाला सिंह ने जांच में सहयोग नहीं किया, सबूतों से छेड़छाड़ की और जांच प्रभावित करने की कोशिश की, सिलेक्टिव तरीके से CCTV फुटेज लीक किए। हाईकोर्ट ने अब गिरिबाला सिंह से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 25 मई को होनी है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि 13 मई को पुलिस ने CCTV फुटेज अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन गिरिबाला ने इसकी एक कॉपी अपने पास रख ली थी, जिसके चुनिंदा हिस्से सोशल मीडिया पर रिलीज किए गए। गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि निचली अदालत ने सबूतों को कंसिडर ही नहीं किया, खासकर वो व्हाट्सएप चैट्स जिनमें त्विषा मानसिक दबाव में होने की बातें लिख रही थी। सरकार ने यह भी कहा कि गिरिबाला सिंह को 13 और 14 मई को नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुई। पुलिस ने उन्हें 20 मई को व्हाट्सएप पर भी नोटिस भेजा था। 21 मई को पुलिस टीम उनके घर भी पहुंची, लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया।
सरकार की तरफ से एक अहम बात और कही गई। दलील दी गई कि गिरिबाला सिंह जज रह चुकी हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया की पूरी जानकारी है। लेकिन त्विषा की मौत के बाद उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना नहीं दी, जबकि उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर लाहारपुर चौकी है। पुलिस को बुलाने की जगह त्विषा को सीधे भोपाल एम्स ले जाया गया। सरकार ने घटना वाली रात का भी जिक्र किया। कहा गया कि रात 9:41 पर त्विषा ने परिवार को फोन किया था। आरोप है कि कॉल के दौरान समर्थ सिंह चिल्ला रहे थे, फिर अचानक फोन कट गया। इसके बाद परिवार ने कई बार कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। करीब 50 मिनट बाद परिवार को बताया गया कि त्विषा की मौत हो चुकी है। सरकार ने मेडिकल रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया। बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में त्विषा के शरीर पर और चोटों के निशान मिले हैं। गर्दन पर लिगेचर मार्क भी पाए गए हैं। इस आधार पर कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। दिल्ली से डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम भोपाल आकर त्विषा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। अपडेट ये भी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति जता दी है। अब कुछ रिएक्शंस पर भी नजर डालते हैं। ये की बात है कि हमें एक छोटी सी बात के ऊपर जो हमें बहुत पहले दिन से ही मिल जाना चाहिए था, अगर गिरिबाला सिंह और उसका परिवार इसमें शामिल नहीं था तो उनको सामने से आके हमारे साथ में अपील करनी चाहिए थी सेकंड पोस्टमार्टम के लिए। ये लड़ाई हमने मीडिया के साथ में, आप जैसे लोगों के साथ में मिलकर लड़ी है, जिसकी वजह से ये कोई जीत नहीं है। ये सिर्फ अभी एक शुरुआत है कि इतने बड़े नेक्सस में एक कहीं से उसको तोड़ा गया है, मीडिया के माध्यम से तोड़ा गया है इस पूरे सिस्टम को, जिसको पहले ही इस सिस्टम को हाँ कर देना चाहिए था जिस चीज के लिए, उसमें 10 दिन लग गए। इस खबर में इतना ही। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, इससे जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब चलते हैं अगली खबर पर। चुनाव आयोग ने शुक्रवार 22 मई को राज्यसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। 18 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे। ये सीटें जून और जुलाई 2026 में खाली हो रही हैं। अभी राज्यसभा में बीजेपी के पास 113 सीटें हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास कुल 148 यानी 245 सीटों वाले उच्च सदन में 2/3 बहुमत से 15 सीट दूर। 2/3 बहुमत की बात इसलिए क्योंकि संविधान संशोधन जैसे बड़े कानूनों में इसकी जरूरत पड़ती है। हालांकि 18 जून के चुनाव के बाद एनडीए के 2/3 बहुमत तक पहुंचने की संभावना नहीं है, लेकिन उसकी सीटों की संख्या बढ़ सकती है। हमारे डिप्टी एसोसिएट एडिटर विकास पाठक की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात को मिलाकर एनडीए को 4 सीटों का फायदा हो सकता है, लेकिन झारखंड में उसे 1 सीट का नुकसान भी हो सकता है। जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की 4-4 यानी कुल 12, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 यानी कुल 6 और झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव होगा। इनसे इतर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की 1-1 सीट पर चुनाव होगा। जिन नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश से पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सीट खाली होगी। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की सीट भी खाली होगी। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की सीट भी खाली हो रही है और झारखंड में दिवंगत जेएमएम नेता शिबू सोरेन की सीट पर भी चुनाव होगा। अब राज्यों का संभावित गणित समझ लेते हैं। राजस्थान में 3 सीटें खाली हो रही हैं। अभी इनमें से 2 बीजेपी के पास है, 1 कांग्रेस के पास है। 200 सदस्यों वाली विधानसभा में 1 सीट जीतने का कोटा 51 है। बीजेपी के पास 115 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 69 विधायक हैं। इस हिसाब से बीजेपी 2 सीटें और कांग्रेस 1 सीट फिर से जीत सकती है। मध्य प्रदेश में 3 सीटें खाली हो रही हैं। अभी इनमें से 2 सीटें बीजेपपी के पास हैं और 1 कांग्रेस के पास है। 230 सदस्यों वाली विधानसभा में जीत का कोटा 58 है। बीजेपी के पास 163 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 66 विधायक हैं। अब इस हिसाब से बीजेपी 2 सीटें और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। हालांकि अगर बीजेपी कोई बड़ा राजनीतिक दांव चलती है तो वो तीनों सीटें जीतने की कोशिश कर सकती है। गुजरात में 4 सीटें खाली हो रही हैं। अभी इनमें से 3 सीटें बीजेपी के पास हैं, 1 सीट कांग्रेस के पास है।
गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। यहाँ जीत का कोटा 37 है। बीजेपी के पास 156 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं। इस हिसाब से चारों सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं। लेकिन खेल कहाँ हो सकता है? खेल हो सकता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में। सुनिए। अभी की परिस्थिति है वो मैं आपको बताता हूँ जो राज्यों में है, कि जैसे कि अगर आप कर्नाटका देखें तो ये जो 4 वैकेंसीज इसमें अभी 3 एनडीए के पास हैं, 1 कांग्रेस के पास है। लेकिन अभी का जो समीकरण है वहाँ की असेंबली का, उसको अगर देखें तो अब एनडीए 1 हो जाएगा, कांग्रेस 2 हो जाएगी। कर्नाटका में कांग्रेस 1 गेन कर रही है क्योंकि अभी उसकी सरकार है वहाँ पे। अगर आप आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ वाईएसआरसीपी की 3 थी और टीडीपी की 1 अभी की परिस्थिति में, लेकिन वाईएसआरसीपी की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही पिछले इलेक्शन में। तो अब जो होने वाला है उसमें चारों की चारों सीटें एनडीए को जाएंगी, जिसका मतलब क्योंकि टीडीपी जो है एनडीए के अलाई है तो इसमें एनडीए को गेन होगा और वो काफ़ी क्लियर गेन है, 3 सीट का गेन है। गुजरात में अगर आप देखें तो जो 4 सीटें जा रही हैं उसमें एनडीए अभी 3 है और कांग्रेस 1 है। लेकिन पिछली बार क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया था, ये चारों की चारों सीटें जो है बीजेपी को जाने वाली हैं। अगर आप झारखंड में देखें, झारखंड में 2 सीटें हैं, 1 वैकेंट हो गई थी जब शिबू सोरेन की डेथ हुई थी। तो ये जो 2 सीटें हैं अभी 1-1 था, बीजेपी 1 और जेएमएम 1। लेकिन अभी की स्ट्रेंथ को अगर आप देखते हैं और फिर आप वहाँ के इसको कोटा को देखते हैं कि कितने वोट रिक्वायर्ड हैं, उसके हिसाब से अभी 28 यहाँ का कोटा है और एनडीए 24 पे है और जो इंडिया ब्लॉक है वो 56 पे है। तो अगर ज़रा से भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो हो सकता है एनडीए 1 भी ना जीत पाए। लेकिन 24 और 28 में केवल 4 का डिफरेंस है। अगर थोड़ी क्रॉस वोटिंग हो जाती है, ये हो जाता है जिसमें क्रॉस वोटिंग में क्या होता है, ये ओपन बैलेट होता है राज्यसभा में। अगर आप पार्टी लाइन के अगेंस्ट देते हैं तो आपका वोट इनवैलिड हो जाता है। अगर वैसा होता है तो 4 का गैप अगर एनडीए कवर कर लेता है तब एनडीए 1 आएगा, अदरवाइज हो सकता है इंडिया ब्लॉक दोनों के दोनों हो। तो कुल जमा अगर आप देखेंगे थोड़ा सा एडवांटेज एनडीए को होता दिखाई दे रहा है, चाहे मिक्स्ड है अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन अभी 2/3 बहुमत के पास इस इलेक्शन में एनडीए नहीं पहुंचने वाला। आज के शो में इतना ही। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।